क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज से बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 7, 12th क्लास एनसीईआरटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से नीट में क्वेश्चन आना तय है। बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इसमें, और सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी ही होगा। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एनसीईआरटी की बुक को कवर करने के लिए हमें कुछ जो है वो बफर पॉइंट्स भी कवर करने पड़ते हैं, क्वेश्चन सिलेबस भी कवर करना होता है, तो उसको भी हम साथ में शामिल करते हुए चलेंगे। मतलब अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आप सब लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना कि यानी जब हम छोटे थे तो दादी माँ या हमारी नानी या मम्मी हमको जो है वो कहानियां सुनाया करती थी, और उन कहानियों में अक्सर परी कथाएं हुआ करती थी कि एक राजकुमार, एक राजा, एक रानी, क्या बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हुई है हमने। और अभी भी आपको कहानी सुनना पसंद है, तभी तो आप लोग मोटिवेशन वाला चैनल भी देखते हैं। रोज अक्सर मैं एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी को में से हमें कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। तो हम सब लोगों को जो है स्टोरी सुनना बड़ा पसंद है, और समझ लीजिए आप कि इवोल्यूशन का चैप्टर भी एक कहानी के समान है, एक स्टोरी के समान है। एक ऐसी कहानी जो आज के सदियों पहले यानी लाखों वर्ष पहले जो है, मिलियंस ऑफ वर्ष पहले इस धरती पर घटित हुई है एक घटना। उस घटना को हम जो है पिरो रहे हैं, यानी इस कहानी में एक के बाद एक किरदार आते चले जाएंगे, एक के बाद एक घटनाओं का क्रम सामने आएगा और हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ये जो इवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान है, एक धारावाहिक के समान है। और हम अब लेक्चर को बोलेंगे एपिसोड नंबर 1। क्या बोलेंगे हम? एपिसोड बोलेंगे, इसको लेक्चर नहीं बोलेंगे हम। क्लियर? हमें अपने जो है वो दिमाग को खुला रखना है, और हर कहानी से हमें जो है वो कुछ पॉइंट्स बाहर निकालने हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो चलिए, तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं अच्छे से कि जो है जो इवोल्यूशन है, यदि हम एक सिंपल शब्द में बोले तो हम बोलते हैं क्रमिक विकास के लगातार होने वाला डेवलपमेंट या विकास को हम क्या बोल रहे हैं, उसके लिए हम इवोल्यूशन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। और हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य का उदय कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में हम बात करते हैं, और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग जो बाइबिल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वो कई बार इन चीजों को लेकर बोलते हैं कि नहीं भाई, ये जो इवोल्यूशन की कहानी है वो सिर्फ कहानी है, उसको हम नहीं मान सकते हैं। तो यहां पर हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं करेंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जहां पर आपके मतभेद हो सकते हैं, चैप्टर से आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, जिसके प्रमाण हमारे पास हैं, उस पर बात करेंगे। तो कई जगह पर आपको लगेगा कि सर जो बोल रहे हैं वो तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो सच्चे भक्त हैं, हम नहीं मानेंगे बात। तो उसके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि विज्ञान क्या कहता है। जब आप एक साइंस के विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो आपको सारे वाइसेस, सारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग छोड़कर आपको एक निष्पक्ष परिणाम की ओर देखना होता है। आपको घटना को देखना होता है, उस घटना के पहले क्या हुआ उसको देखना होता है, और उस घटना का परिणाम क्या निकला उसको देखना होता है। ऐसे ही विज्ञान बनता है, और ऐसे ही हम पुराने मिथ को तोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप बोलोगे सर इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं आप इसमें? आप तो, मैंने कहा ना बेटा कि मनुष्य, जब हम जो है ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते ना, तो कई सारे लोग, यानी आप सोच लीजिए कि जब डार्विन ने इसको बतलाया, डार्विन का बड़ा विरोध हुआ। किसी स्कूल के टीचर ने इसको अपनी क्लास में पढ़ा दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उस पर जुर्माना लगाया गया। क्यों? ये तो बाइबल के खिलाफ है। ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है और हम कह देते हैं कि जो है, और आपको बता दूं मैं, केवल हम जो है वो हम केवल बाइबल की बात नहीं करेंगे, तमाम धर्म ग्रंथों में जो है वो कैसे दुनिया बनी होगी इसके बारे में कोई ना कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कितना सही है, कितना गलत है, चलिए विज्ञान की दृष्टि से जानने की हम कोशिश करेंगे। हमके इतना हम सब जानते हैं कि कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी अनायास नहीं है, रैंडम नहीं है। और हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ा हुआ है, हमने बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा हुआ है, हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन को पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारे फंडामेंटल चैप्टर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, और जिससे हमें मालूम चलता है कि कई सारे कैरेक्टर तो कॉमन है बिटवीन दी सेल्स। कोशिकाओं के बीच में राइबोसोम हर जगह प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, सभी प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम है, सभी यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम है के माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसा काम कर रहा है। मतलब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो है, यानी आप अंदर जाके मशीनरी को देखते हैं तो चाहे प्लांट सेल की मशीनरी हो, एनिमल सेल की मशीनरी हो, कई कंपोनेंट आपको सिमिलर टाइप ऑफ काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना सही। मतलब यह है कि सबका पूर्वज एक रहा होगा के, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट में देखता हूं कि अक्सर लिखा होता है सबका मालिक एक। यानी कुछ भी आप मान लें, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप हम लोग चाहे तमाम तरीके की बहस कर लें, लड़ लें, भीड़ लें के आपस में, लेकिन फाइनली ये बात तो सच है, ईश्वर तो एक है। वो तुम अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूं, तीसरा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो है तो एक क्रिएटर एक ही है। और उस क्रिएटर को समझ पाने की समझ हमारे अंदर नहीं हो सकती है, ये बात हमको मान लेना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि वो क्रिएटर है, आप बनाई हुई एक चीज है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे कभी। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपस में लड़कर अपने अपने को श्रेष्ठ बताना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। दुनिया में तमाम जगह पे यदि आप इतिहास उड़ाकर देखें, आप पाएंगे कि बहुत सारे क्रूसेड हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, केवल इसलिए कि तुम सही या मैं सही। वो हंसता होगा ऊपर, क्या मूर्ख हैं ये, इनको किसी को कुछ भी नहीं पता है और ये मेरे लिए लड़ रहे हैं, ये मुझको चढ़ावा चढ़ाते हैं। इनको लगता है जैसे कि मैं इस छोटी सी चीज से मैं खुश हो जाऊंगा। एक दूसरे के साथ में सद्व्यवहार नहीं करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। वो हेल्प करते तो मुझे लगे चलो ठीक है, मेरी बनाई दुनिया ठीक है। कभी अपने आप को रखकर देखिए उस जगह पर कि आप पूरी धरती को देख रहे हैं ऊपर से, आप कि क्या चल रहा है इसमें, तो आप कैसा फील करेंगे। यहां पे हम आपसे धार्मिक बातें नहीं करेंगे, हम केवल आपको रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं ताकि आपकी सोच में एक परिवर्तन आए कि विज्ञान की दृष्टिकोण से हमें क्या सोचना चाहिए। मैंने क्या कहा बेटा, अब इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, आप इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉमन एंसेस्टर दिखाई पड़ रहा है और उससे पूरा जीवन जो है बना है, यानी पूरी, यानी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, एक कॉमन पॉइंट रहा होगा, एक कॉमन सेल बनी होगी, जहां से जो है वो तमाम बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, जीव विविधता बोलते हैं, यानी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको वो बनाते हैं। ठीक है, और यही सच है कि हमारी अर्थ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, विभिन्न प्रकार का जीवन है और सब जीवों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस हैं और लगातार जीव अपने आप को इवॉल्व करते चले गए। हर बार याद रखिएगा, हर बार जब जब चुनौती आती है तब तब एक रास्ता खोजते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। जब जब चुनौती आती है तब तब हम अपनी कमर कस लेते हैं, एक रास्ता खोजते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वही जीत की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और यह सिद्धांत हमारे जीवन पर नहीं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर भी लागू होता है। जब जब भी एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ा, जीवों ने अपने आप को अनुकूलित किया, या तो जो नहीं कर पाए वो मर गए, जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए, और जिन्होंने कर लिया वो आगे बढ़ गए। उनसे उनके जैसी प्रजाति डेवलप हुई, उनसे उनके जैसे और जीव डेवलप हुए, और ये चलता रहा। जीव बिखर गए, धरती के अलग अलग हिस्सों पर पहुंच गए, किसी को किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, किसी को किसी और परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, और ऐसे ही डाइवर्सिटी लाइफ में, जीवन में डाइवर्सिटी बनती चली गई। ये सोचकर नहीं हुआ, ये आने वाली चुनौतियों से निपटने के कारण हुआ।
जब जमीन पर आया जीव पहली बार, जब कुछ मछलियां थी, हम कहते हैं लंग फिश के, कुछ ऐसी मछलियां थी पानी। सुनिए कहानी, अभी आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि आप स्टोरी सुनने जा रहे हैं कि कुछ ऐसी मछलियां थी जिनके पास गिल्स थे, उन गिल्स में कुछ समय तक वो हवा को रोक सकती थी वो, ठीक है। नॉर्मली गिल्स में क्या वाटर का एंट्री हुआ, वाटर बाहर निकल गया मुंह से के, इनमें कुछ समय तक एयर को वो स्टोर कर पा रही थी। ऐसी मछलियां जमीन से जब पहली बार जो है वो वाटर पानी से पहली बार जो है नदी के या समुद्र के तट पर निकली वो, ठीक है, तो वो कुछ समय तक अपने आप को जिंदा रख पाई क्योंकि उनमें गिल्स में हवा भरी हुई थी। उन्हें देखा कि मेरे जो फिन्स हैं वो मुझे मूव नहीं कर रहे थे रेत में, नदी किनारे समुद्र किनारे रेत होगी। सोचिए, हम कहानी एक इमेजिन कर रहे हैं। कुछ ऐसी मछलियां थी उनमें से जिनके जो फिन्स थे वो थोड़े से मासल थे, थोड़े से जो है वो फ्लैशी फिन थे, वो थोड़ा सा मूव की रेत पर। देखा हां पानी के बाहर भी जीवन है, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबा क्योंकि हमारे पास में उतना ऑक्सीजन नहीं है और हम पानी में ही सांस ले सकते हैं। मछलियां वापस लौट गई। एक दिन कुछ हुआ। क्या हुआ? शायद म्यूटेशन था, शायद उत्परिवर्तन था, शायद कुछ ना कुछ ऐसा था जो डीएनए के अंदर हुआ और जिसके चलते कुछ मछलियां ऐसी बनी जिनमें सडनली लंग्स जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा, गिल्स लंग्स जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए। कुछ मछलियां ऐसी बनी जिनके जो फिन्स थे, ब्रॉड फिन्स थे, उनमें लेग के जैसा, लिम्स के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इमेजिन कर रहे हैं, वो जब पानी से बाहर निकली, हमने बोला ये पहला एम्फीबिया है जो पानी से बाहर निकला, जमीन पर रह सकता है। उसने कहा कि देखो, यदि जमीन पर जिंदा रहना है ना तो अपने लंग्स पर ज्यादा भरोसा मत करना, अपनी स्किन को भी तैयार रखना ताकि बाहर से ऑक्सीजन ले सके, और स्किन को नम रखना। पानी में तुम सांस लेते हो ना, ऐसे स्किन को नम रखना ताकि बाहर से हवा ले सके। एम्फीबिया, कुटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स भी है उसके पास, लेकिन उसका लंग्स कैसा है? बाहर से हवा अंदर लो और जोर से प्रेशर करो, मेंढक का होता है, अंदर लंग्स में हवा जाएगी, प्रेशर लंग्स। पर तुमको रिप्रोड्यूस करना है, पानी में लौट कर आना पड़ेगा। एम्फीबिया लौट के आया पानी में, वो बोला बॉस ज्यादा लंबा दूर नहीं जा पाते, हम एम्फीबिया हैं, हमको पानी के आसपास रहना पड़ता है क्योंकि पानी से निकल कर आए और अभी चुनौतियां बहुत तगड़ी हैं। अब क्या हुआ? लाखों वर्षों के बाद में एक म्यूटेशन और हुआ। पानी के बाहर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे बताओ? अरे जो हमारे अंडे हैं ना, अंडों को कवर कर दिया हमने ताकि सूख ना आए, और अंडों के अंदर हमने ऐसा लिक्विड भर दिया हमने जिसमें कि एम्ब्रियो ग्रो कर सकता है। पहली बार एमनियोटिक एग का इवॉल्व हुए, पहली बार ऐसे एग बने जिनमें कि जो है वो अंदर लिक्विड मीडियम में एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था, बाहर के एक टफ कवर था। किलरॉइक एग बोला, शेल वाले, कवच वाले अंडे बने, रेप्टाइल्स। बाहर सूख जाओगे तुम। उन्होंने कहा हम नहीं सूखेंगे, हमने डेवलप कर लिया, हम सीख चुके हैं परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अपने ऊपर कवच लगा लिया हमने, शल्क लगा दिया, स्केल्स रेप्टाइल्स में लगे। है ना मजेदार? जब जब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तब तब जो है रेप्टाइल से फिर पक्षी बने और मैमल्स बने, और कहानी चलती रही अनवरत, लगातार लगातार लाखों वर्षों की कहानी है ये, और ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, चलती रहेगी कहानी। आई बात समझ में? तो सब कुछ ये इवोल्यूशन है। अब आप बताइए कि मैं आपसे पूछता हूं कि फंडामेंटल चीज मुझे बताइए कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं? वेयर? वट ऑब्वियस सी बात है, डीएनए के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, और डीएनए का ही रिफ्लेक्शन, जो डीएनए के कारण जैसे हम दिखाई पड़ते हैं वो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने पहले मॉलिक्यूलर बेसिस, पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा दिया, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा दिया, देन इवोल्यूशन चैप्टर दिया उन्होंने, है ना? चलिए, तो बात इतनी सी है कि हम देखते हैं बेटा कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, डाइवर्सिटी बड़ी क्लोज चीज है ना, बड़े पैमाने पर हमको देखने मिलती है। आप देख रहे हैं कैट फैमिली, क्या बिल्ली का परिवार देख रहे हैं, आपको लॉयन दिखाई पड़ रहा है, आपको टाइगर दिखाई पड़ रहा है, आपको जो है वो तेंदुआ दिखाई पड़ रहा है, आपको अलग अलग तरह की बिल्लियां दिखाई पड़ रही हैं, आपको जो है वो चीता दिखाई पड़ रहा है इसमें के, यानी आप देख रहे हैं इसमें कि कैट फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर हैं जिनमें कई कैरेक्टर सिमिलर हैं और कई कैरेक्टर डिसिमिलर भी हैं। मतलब ये जो डाइवर्सिटी है वो हर स्तर पर हुई है। जैसे हम कहते हैं जो लॉयन है गुजरात के गिर जंगल में देखने मिलता है,
टाइगर जो है वो हमको मध्य प्रदेश के कान्हा में देखने मिलता है, हमें कई सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में देखने मिलते हैं हमको के। तो एनिमल्स जो है, कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो आपको रशिया में देखने मिलेंगी पर इंडिया में देखने नहीं मिलेंगे, कुछ बिल्लियां ऐसी, कैट्स ऐसी है जो इंडिया में होंगी पर रशिया में या अमेरिका में नहीं होंगी। ब्रीड है, अलग अलग तरह की पाई जाती है वो। तो एक्चुअली में डाइवर्सिटी इस अर्थ पर जितनी जगह जीव फैले हैं वो उन्होंने डाइवर्सिटी को इवॉल्व किया उन्होंने के। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम मैंने कहा ना बेटा, इस पूरे चैप्टर को आप बिल्कुल भी ऐसा सोचिएगा ही मत की रटना, इसको आप सोचिएगा कि यू आर गोइंग टू वॉच एन एपिसोड, आप देख रहे हैं और उस एपिसोड में आपको जो है वो, और बट ऑब्वियसली बात है कलर्स से बेहतर एपिसोड होगा ये, ठीक है। आप बोलोगे सर आपकी कलर्स के साथ में क्या जानी दुश्मनी है। अरे यार बताऊं मैं, मेरी मम्मी को घुमा के रख दिया कलर से, वो पता नहीं क्या क्या सीरियल आते हैं वो देखती है और उसको सच मानती है। वो कई बार बोलती है अरे पता है ऐसा होता है, पता है ऐसा होता है। अब क्या बताऊं कि इच्छाधारी मोर नहीं होता उनको, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो चलिए इसलिए मुझे कलर्स को मैं पसंद नहीं करता हूं। चलिए अभी आते हैं अपने एपिसोड पर लौट के। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ के, मतलब ऐसा जीव विज्ञान जिसमें हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब है क्रमिक विकास एंड सीक्वेंशियल डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट के, एंड ये सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, और उस कहानी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी कई सारे ऐसे डॉट्स हैं, कई सारे ऐसे ब्लैंक पॉइंट है जो हमें मालूम नहीं है कि यहां पर क्या हुआ होगा। एंड ये कहानी में कई एपिसोड बीच में कई लिंक इसमें मिसिंग है कि इस किरदार का क्या हुआ, उस किरदार का क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन जितनी कहानी हमें मालूम है वो एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या करते हैं बेटा, हम इसमें जो है वो अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म जीवित जीव हैं उनके इतिहास की बात करते हैं, ठीक है। फाइलोजेनी एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है फाइलोजेनी, इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जैव विकासी इतिहास। वर्ड ध्यान रखना बेटा के, फाइलोजेनी का मतलब होता है जैव विकासी इतिहास, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन। मैंने कहा ना आपसे, इट इज सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास है, फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। देखिए क्या हमारे जीवन में इवोल्यूशन का कोई सिग्निफिकेंस है? मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि हर चीज इवॉल्व करती है, एवरीथिंग इवॉल्व्स के। हम जब पढ़ना सीखते हैं ना, आप सोचिए सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ना सीखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग, जी फॉर गिटेन सर, ऐसी पढ़ना सीखते हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम भी तो एबीसीडी सीखते हैं, अनार का आम का सीखते हैं, है ना, का खा गा घा ड़ा चा छा जा झा या सीखते हैं ना भाई, वो सीखते हैं। और उसके बाद फिर धीमे धीमे हम सेंटेंस को बनाना, हम वर्ड सीखते हैं, फिर सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, फिर ग्रामर सीखते हैं। और आज हमसे कोई बोलता है तो हम आज 2 पेज का निबंध लिख देते हैं, ठीक है, 2 पेज का। आपसे बोलूंगा किसी की तारीफ करो तो 2 लाइन लिखोगे, किसी की बुराई करो तो 2 पेज का निबंध लिख दोगे, किसमें ऐसा है, ठीक है। जिस दिन ये उल्टा हो जाएगा ना उस दिन दुनिया सुधर जाएगी, ठीक है। कि आप किसी की बुराई करना हो तो आप बोलो नहीं यार ऐसा कुछ बुरा नहीं है उसमें, तारीफ करना हो तो आप 2 पेज भर के तारीफ कर दे आपके हर। और हमें हमेशा अच्छी चीजों पर फोकस करना चाहिए, पर ये इंसानी प्रकृति है कि हमेशा बुरी की ओर हम फोकस करते हैं, बुरी चीजें ज्यादा नजर में आती है, लेकिन जो अच्छी चीजें जिनकी नजर में आती हैं वो ही आगे बढ़ते हैं जीवन में। अब कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन जो है वो हर चीज का होता है। अब 1998 की बात है, 1998 आई परचेज माई फर्स्ट मोबाइल फोन। मैंने अपना जीवन का पहला मोबाइल फोन खरीदा और वो मोबाइल फोन था एरिक्सन का, ठीक है।
एरिक्सन कंपनी का था, इतना बड़ा सा मोबाइल फोन था, उसमें एक एंटीना भी लगा था, इसके समान एक एंटीना लगा हुआ था उसमें, और उसमें जो स्क्रीन छोटी सी उसमें स्क्रीन थी, इसमें नंबर दिखते थे कि क्या कहां से कॉल आ रहा है, और उसमें फोन लगाने का मतलब कोई गेम में कुछ नहीं कि आप उसमें कोई वीडियो देख रहे हो, मतलब वीडियो मोबाइल में देखना तो कल्पना के बाहर था उस जमाने में। के मोबाइल फोन आया, हमने लिया, और मुझे अच्छे से ध्यान है उस मोबाइल फोन को मैंने लिया था 5,000 रुपए का उस जमाने, मतलब 1998 के 5,000 रुपए आज के 50,000 रुपए के आसपास होंगे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। ठीक है, ये लिया मैंने। अब 9 रुपए इनकमिंग कॉल पर मिनट, मतलब आउटगोइंग था 9 रुपए पर मिनट, और इनकमिंग था 7 रुपए पर मिनट। मतलब यदि कॉल सुनना है तो भी आपको 1 मिनट का 7 रुपया खर्च करना है, और कॉल लगाना है तो 9 रुपया खर्च करना है आपको 1 मिनट का। तो हम क्या करते थे, कोई कॉल लगाता था ना तो उसका नंबर नोट कर लेते थे, और फिर लोकल एसटीडी पीसी जाके उसको फोन कॉल बैक करते थे, पेजर के समान। और किसी को कॉल लगाना हो तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दिल के करीब है, जिसके कारण मोबाइल फोन आया हुआ है, बस उसको ही कॉल लगाते थे, बाकी किसी को कॉल नहीं लगाते थे। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये है, अरे वाह, ये सब बातें तो बहुत अच्छे समझ में आती है, बहुत अच्छे दिमाग में चली जाती है। तो वो फिर इतना बड़ा मोबाइल फोन, फिर धीमे धीमे आज देखो आप इतने छोटे से मोबाइल फोन में जो है वो पूरा स्क्रीन बना हुआ है, बटन है ही नहीं उसके अंदर, वीडियो देख रहे हो आप, मेरे को देख रहे हो मोबाइल फोन के अंदर आपके। यानी आज ऐसा क्या काम है, केवल मोबाइल फोन में बैठकर जो है एक शहर से दूसरे शहर सवारी करना ये मुश्किल। ऐप से ओला बुक कर लेते हैं, ऐप से ओला उबेर बुक कर सकते हैं, आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही बाकी है कि मोबाइल फोन पर आप बैठ गए, एक दिन मोबाइल फोन बड़ा हो गया, बोला चल भाई चल ले गए उड़ा के, यही सब बाकी है। बाकी मोबाइल फोन सब कुछ कर रहा है, मोबाइल फोन ऐसा कोई काम नहीं। तो ये सब, ये भी तो एक इवोल्यूशन है। टेलीफोन की बात, एक जमाने में मेरे पिताजी के समय मोबाइल फोन नहीं था, तो वो गोल वाला फोन था, ऐसे बटन घुमाते 1 2, मतलब किसी को फोन लगाना तो 2 मिनट का एक अभ्यास करना, फिंगर से गोला घुमाना है, उसको फिर छोड़ना है, और गलत छोड़ दिया कहीं पे तो नंबर गड़बड़ा गया पूरा वो। और उसके पहले, और पहले की बात है, जब पहले फोन थे उनमें ट्रंक कॉल, यानी आपको नंबर डायल करने का सिस्टम नहीं था, फोन को उठाओ, फोन लगेगा बीएसएनएल को, कहां पे जो भी डिपार्टमेंट को फोन लगा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, हाँ बोलिए, एक ट्रंक कॉल बुक करना है, कहां के लिए, भोपाल के लिए, नंबर क्या है, ये नंबर है, ठीक है, रख दिया फोन। 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी तो दोनों को कनेक्ट कर दिया उन्होंने। ये शुरुआती टेलीफोन था। जब वो शुरुआती फोन आया होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन जो है मोबाइल फोन में ये सब कुछ दुनिया पूरी हो जाएगी, यानी मोबाइल फोन से बाहर आदमी निकल ही नहीं पाएगा, दिन भर मोबाइल फोन है, आदमी वर्चुअल वर्ल्ड में खो गया, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है नहीं मालूम। कि अच्छा ओके आई नो दैट कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरी पापा है, ओह माय गॉड माय स्मॉल ब्रो यू बिकम सो टॉल। क्यों? 3 साल से मैं पबजी में इन्वॉल्व था और मैं देख ही नहीं पाया कि मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया। ओके मैं तब से सोचा था कि पड़ोसी का बच्चा घर में आके बैठ जाता है, आज मालूम चला कि मेरा भाई है ये। इतना खो गए दुनिया, चलते फिरते सड़क पे, रोड पे चलते चलते क्या है, हॉस्पिटल, इवन लोग मूवी देखने जाते हैं, वहां भी मोबाइल में अपना कुछ कुछ कर रहे होते हैं। आज वो दुनिया, आज वो सब, अरे आज वो किंग बन चुका है मोबाइल फोन। सोचा था कभी राज करेगा वो टेलीफोन, वो काला डब्बा, नहीं, ऐसा होता है। ये भी इवोल्यूशन है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप बोलोगे सर इस स्टोरी का क्या रिलेवेंस है? स्टोरी का रिलेवेंस ये है कि हम भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं, हम भी उसी काले फोन के डब्बे के समान थे कि 4 पैरों पर चलने वाले, फल खा, जीवन का कोई उद्देश्य था ही नहीं कि पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, नीट निकालना है। आज के लाखों वर्ष पहले पहुंच जाइए, 10 लाख 12 लाख वर्ष पहले पहुंच जाइए और वो उससे पूछिए जाके ऐप से, जो है कपी मानव ऐप मैन से, वो मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। ओ ब्रो, क्या जीवन का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मतलब एक अमरूद दिख रहा है, वो खा लो तोड़ के, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है बस। तुम्हें नीट मिट्टी देना, बता ही नहीं पाएगा वो। अरे आज हम कहां से कहां आ गए हैं। देखिए ना इस छोटी सी इमेज में आपको टेलीफोन को कंपेयर किया हुआ आप इंसान से, आप देखिए ना कैसे हम आगे इवॉल्व किए, कैसे हम इवॉल्व किए, कहां आके खड़े हो गए। आज हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं है, पता लगा रहे हैं हम। जैसे ही मालूम चल जाएगा ना तो सबसे पहले पॉलिटिशियन अपने प्लॉट अलॉट करा लेंगे उसमें,
ये हिस्सा हमारा, बाकी तुमको बेच देंगे। बिल्डर्स पहुंच जाएंगे यहां पे बेहतरीन सुविधाओं के साथ, मंगल ग्रह पर आपकी अपनी कॉलोनी, सी फेसिंग अपार्टमेंट। सी है क्या वहां पे? होगा, बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, व्यवस्था देख लेंगे के। तो कहां पहुंच गए? और ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब। अब देखिए, यदि आपसे पूछा टेलीफोन में कैसे इवॉल्व, आपको तो टेलीफोन के इवोल्यूशन में भी जो है यदि आप बात करेंगे तो माइक्रोचिप, स्मॉल कंपोनेंट, कार्बन फाइबर, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, उससे फोन का साइज छोटा हुआ है। आज एप्पल आईफोन 12 को लॉन्च करता है और बोलता है कि इसमें A14 बायो चिप है, एक एडवांस चिप है, सबसे तेज काम करने वाला चिप इसके अंदर है, जो आपके काम को फास्ट लेवल पे प्रोसेस करता है। मतलब यह है कि वो कहता है कि तुम्हारा कंप्यूटर के बराबर तेज है ये मोबाइल फोन। मतलब कहने का यह है कि हम धीमे धीमे चीजों को कंसाइज, स्मॉलर फॉर्म में बेस्ट पैकेज लेके हम आ रहे हैं। ऐसे ही इवॉल्व हुआ। तो सारा खेल वहां टेक्नोलॉजी, और हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो है डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, आप याद ध्यान रखना, डीएनए का लंबा होना, बड़ा होना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। डीएनए के अंदर जो कोड है, कोडिंग है डीएनए के अंदर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं टीवी पे ऐड आता है, व्हाइट हेड जूनियर का ऐड आता है, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं करके, और मैं मानता हूं कि वो बहुत ऑथेंटिक कंपनी नहीं है। कैसे? मैंने मेरे बेटे के लिए बुक किया, देखा कि एक टीचर आई यहां पे, जो अपना, उससे पूछा तुम क्या, फिर मैंने बात किया, मैं सिखाऊंगी, कुछ नहीं, कोई सिस्टम कुछ नहीं, मतलब भगवान जाने क्या कौन है, सीख रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन एक शुरुआत अच्छी है कि चलो बच्चों को कोडिंग की तरफ, पहली बार पेरेंट्स सोचे कि अच्छा कोडिंग भी कोई चीज होती है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ABCD कोई चीज होती है, अब तो कोडिंग भी कोई चीज होती है। हाँ, कोडिंग सीखो भाई, और एक अच्छी शुरुआत है। और मैं कहता हूं ये शुरुआत किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं, बल्कि हमारे स्कूल्स के अंदर होना चाहिए कि स्कूल्स में जो है 5वीं 6th 7th क्लास से बच्चे को थोड़ा सा कोडिंग करना सिखाएं, थोड़ा सा जो प्रेजेंट सिलेबस। अभी आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो मराठी, संस्कृत के बालक बालका बालका व्यायाम, बालको बालका बालका व्यायाम। अरे भाई ठीक है, मान लिया हमने कि सिग्निफिकेंट है, मान लिया हमने कि बुरा नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन आप हमें इमेजिन करो कि हम जो है वो शिकागो एयरपोर्ट पे उतरे, व्हाट्स योर गुड नेम सर? बालक बालको बालका भ्याम। अच्छा, ले जाओ भाई, एक कोने में रख दो, इनको जमा कर लो जरा, है ना, 2-4 साल के बाद इनको जो है बाहर छोड़ेंगे। तो समझ गए बात को? मतलब जो बदलती हुई दुनिया है ना, उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को। और मैं मानता हूं कि जो है गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, शायद से केवल एक चीज गलत कर रहे हैं कि एजुकेशन को महंगा कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड अवेलेबल फॉर एवरीवन, गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, यह सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। और यही बायोमेंटर्स का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचना चाहिए। अलख जो है वो शिक्षा का, हम कहते हैं जो ज्वाला है, वो हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए ताकि वो चमक सके। तो जो कोडिंग है, दुनिया को बदलने वाली जो कोडिंग है, जिसने कंप्यूटर्स को बनाया, वही कोडिंग हमारे डीएनए के अंदर है। डीएनए के अंदर भी कोडिंग है, और वही कोडिंग है ना। हम इतने श्रेष्ठ क्यों हैं? बिकॉज आवर कोडिंग इज डिफरेंट। हमारा डीएनए बहुत अधिक जो है अच्छी बेहतर कोडिंग के साथ तैयार हुआ, इसलिए हमारे पास ब्रेन इवॉल्व किया, हमारे ऑर्गन, हमारे सेंसेस, दे आर वेरी वेरी डेवलप्ड एंड वी आर मच मोर रिस्पॉन्सिव देन एनी एनिमल। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए कोड, है ना। तो वही कोडिंग, देखिए वही कोडिंग है, जो वही कोडिंग है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, डायनासोर से लेकर रेप्टाइल से धीमे धीमे एप, और फाइनली ह्यूमन बींग्स आ गए, जो समझ रहे हैं कि क्या है डीएनए, क्या है कोड एक्चुअली में, ठीक है ना। सबकी शुरुआत एक ही हुई है। शुरुआत में सबको जो है वही बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, कंप्यूटर की 0 और 1, वैसे ही लैंग्वेज जो है वो शुरू हुई डीएनए में कि भी एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। यानी शुरुआती देखेंगे आप तो चीजें आपको एक समान दिखाई पड़ेंगी। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, एक फेमस स्टेटमेंट है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी के, यानी भ्रूण का विकास जैव विकास को दर्शाता है। एक प्रकार से जो भ्रूणी विकास है वो जैव विकास की दिशा में इशारा करता है। वो कहता है कि तुम जब मछली थे, एम्ब्रियोनिक शुरुआती एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, मछली हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, एविस पक्षी हो,
मैमल हो, ह्यूमन हो, ठीक है, ह्यूमन भी मैमल होते हैं, सब तुम एक जैसे दिखते हो, यानी शुरुआत में हम अंतर नहीं कर पाएंगे कि यानी शुरुआती एम्ब्रियोनिक कंडीशन में चाहे वो मछली हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टिलिया हो, चाहे एवीज हो, चाहे मैमल्स हो, सब एक समान दिखाई पड़ते हैं। धीमे धीमे फिर अंतर आना शुरू होता है। मतलब यह है कि इनिशियल फेज सबकी एक समान है। जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है, हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में, हम सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या बोलती है? जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है जिसमें कि हम जो है वो धरती पर लाइफ फॉर्म के विकास की इतिहास का अध्ययन करते हैं, कैसे बने उसकी बात करते हैं, उसमें कई सारे साइंस आके जुड़ते हैं। यानी सेल बायोलॉजी के लेवल पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिकाओं में, सेल्स में किस तरह के ऑर्गेनेल्स है, कितने ऑर्गेनेल कॉमन है, कैसे ऑर्गेनेल वो काम करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, बात करते हैं कि जीन्स किस तरह के हैं, किस तरह के कैरेक्टर हमें जीवों के बीच देखने मिलते हैं, ठीक है। हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं, हम इवोल्यूशनरी इकोलॉजी की बात करते हैं कि जीवों का आवास किस तरह का, कैसे रहते हैं, कैसे वो दूसरे जीवों से वो इंटरेक्ट करते हैं। हम बॉटनी की बात करते हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स का वहां के एनवायरनमेंट पे किस तरह का असर पड़ता है, उसकी बात करते हैं। हम पैलेंटोलॉजी की बात करते हैं कि पुराने जमाने में किस प्रकार के एनिमल्स रहे होंगे, किस प्रकार के प्लांट रहे होंगे, उनकी बात करते हैं। हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं कि बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशंस में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में जीवों ने किसको चुना होगा, कैसे उनका विकास हुआ होगा, उसकी बात करते हैं। सब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब जितना भी हमारा नॉलेज है ना, सारा नॉलेज इकट्ठा करके हम इवोल्यूशन को समझने की हम कोशिश करते हैं कि जब आप ओंटोजेनी वर्ड यूज करते हैं, मतलब आप बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं। जब फाइलोजेनी बोलते हैं तो आप बात करते हैं कि किस प्रकार से डीएनए का इवॉल्व हुआ, किस प्रकार से जो है वो कैरेक्टर्स इवॉल्व किए। आप क्या बात करते हैं? आप इवोल्यूशन की हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सब जितना बता रहा हूं ना, सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि सर पिछले आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ कहानी बता रहे हैं एक एनसीईआरटी की लाइन दिखा के। मैंने कहा ना, कोई भी चैप्टर जो होता है, एवरी चैप्टर हैज ए सोल, हर चैप्टर में एक आत्मा होती है, और यदि आप किसी की आत्मा तक नहीं पहुंचना तो आप उसको समझ नहीं पाए। याद रखिए, सच्चा प्यार भी जो व्यक्ति को होता है ना किसी से, देखिए सच्चे प्यार का मतलब हमेशा लव अफेयर नहीं होता है। प्रेम जो है वो भाइयों में भी होता है, बहनों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है कि हमेशा उन लोगों के संबंध सबसे अधिक अच्छे रहते हैं जो लोग एक दूसरे को समझते हैं, अंदर से समझते हैं। दुनिया बाहर कुछ भी बोल रही है, वो अंदर समझते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, या ये ऐसी कंडीशन में ऐसा रिएक्ट करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति की आत्मा तक आप पहुंच गए ना, तो दुनिया का कोई भी चीज आपको जो उससे अलग नहीं कर सकता। टू टच द सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी चैप्टर हैज अ सोल, के उसकी सोल तक पहुंच गए। जिंदगी में कभी उस चैप्टर को, मैं कह रहा हूं लाइफ में कभी उस चैप्टर को नहीं भूल सकते, जीवन में कभी उस चैप्टर को आप नहीं भूल सकते, ठीक? और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जो सारा खेल हुआ वो हुआ डीएनए में, डीएनए की कोडिंग में हुआ। मतलब जो भी परिवर्तन हुए वो यानी सच्चे अर्थों में जो विकास है वो डीएनए के अंदर है, और वो डीएनए में आने वाले परिवर्तनों से है। तो हमने एक चाबी तो पकड़ ली है, हमने कहा बॉस जो भी परिवर्तन है वो इसकी माइक्रोचिप में हो रहा है, इसके डीएनए के अंदर हो रहा है, ठीक है। आप देखिए ना, ये छोटी सी इमेज कार्टून रिप्रेजेंट करता है कि डीएनए में होने वाले परिवर्तन से ही फाइनली हम जो है वो ऐसे मनुष्य बन गए जो गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर रहा है, जो आसमानों को तलाश रहा है, जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं? सच्चाई है, ठीक है। हम सब हमारा जो विकास है हमारा, वो विकास भी यही कहानी कहता है कि हमने, और आपको बता दो मिनट के, हम सब जो है वो सारे मनुष्य जो है, सारे एनिमल जो है, वो एक बड़े संघर्ष का परिणाम है, एक बिग स्ट्रगल का परिणाम है। हम संघर्षशील रहे हैं और संघर्ष में जीते हैं। ऐसी लड़ाई जो मिलियंस ऑफ ईयर तक चलती रही, उसमें जीत के हम आए हैं। इसलिए कभी डिप्रेस ना होना। तुम दुनिया के उन समातमल जो है मिलियंस ऑफ जीवों में से तुम वो जीव हो जो सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, वहीं आपकी श्रेष्ठता सिद्ध हो चुकी है। आपको अब स्थान समाज में बनाना है, ये समाज जो हमने बनाया उसमें बनाना है। आपको अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में तो आप ऑलरेडी बेहतर हैं, इस बात को याद रखना।
और बेहतर हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं, दूसरा कर सकता है, वो भी आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मतलब यह है कि सारा खेल छिपा है डीएनए के अंदर और हमें इस डीएनए को समझना होगा और इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है समझ चुके हैं। जेनेटिक्स में समझ चुके हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉफी क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ जीन क्या होता है, मॉडिफायर जीन एक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या होता है, सब समझ चुके हैं, है ना बेटा। तो इसका मतलब यह है कि अब हम फंडामेंटल सारे जानते हैं, अब हमको उसको उन सारे नॉलेज को हमें अप्लाई करना है कि अच्छा कैसे ये जीवन का विकास हुआ। ओके, मतलब देखिए आप, सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन ये बंदर था, ऐप था, इसमें एक टिंग डिंग 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 एक एक्सरे आया। कैसे आया एक्सरे? टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग आया, ठक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टिंग, हाँ 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 मैं बन गया मनुष्य। ऐसा नहीं हुआ। ये सब Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. कलर्स की कहानियां हैं, यहां पर लागू नहीं होती इनके। हुआ क्या? इट इज सिक्वेंशियल डेवलपमेंट के, यानी ये सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है ना, ये क्रमिक विकास है। हम कहते हैं ये क्रमिक विकास है के, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट क्रमिक विकास है, क्रम से होने वाला पर, यानी ग्रेजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा होगा प्रकृति में जिसको बोल रहे हैं हम कंटिन्यूअस वेरिएशंस के, सतत विविधताएं, कंटिन्यूअस वेरिएशन के। हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पर प्रकृति में चैलेंजेस आए होंगे और फिर मनुष्य ने अपने आप को इवॉल्व किया। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस की बात करते हैं हम, है ना बेटा। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे ही जो है मनुष्य, अब हम पढ़ेंगे, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कैसे एपमैन से जो है वो, कैसे होमो हिवेलिस बना, कैसे होमो इरेक्टस बना, कैसे क्रो-मैग्नन बने, कैसे निएंडरथल वाला बने, कैसे होमो सैपियंस बने, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। अब ये जो पूरी कहानी है, हम कहते हैं कि इसमें जो है सबसे बड़े किरदार जो है वो हीरो हैं, जो हीरो हैं इसके वो हैं चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को लिखा। इसकी भी हम एक इंटरेस्टिंग कहानी देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे लिखी गई थी और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, उसकी हम बात करेंगे। बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स में, बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स हमारा एक और चैनल है जहां पर एनसीईआरटी पर बेस्ड मूवीज बनती है। अभी हाल ही में कुछ महीनों से मूवीज नहीं बना पाए हम, क्योंकि कोरोना के चलते जो है वो बड़ा समस्या था, तो स्टाफ का अवेलेबिलिटी कम हो गया, फिर रिसोर्सेज हम जो है प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे थे। खैर, उसमें जो है चार्ल्स डार्विन के ऊपर जो है एक मूवी बनी हुई है, आप जरूर देखिएगा। फैंटास्टिक मूवी है वो, जिसमें कि डार्विन की लाइफ के बारे में बताया गया कि डार्विन कैसे इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए, किस तरह के थे वो। बचपन में एक ऐसे बच्चे थे जो गुमसुम रहना, जिनका पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, और वो किस प्रकार उनके पिताजी उनको डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और वो एक बड़े साइंटिस्ट बन गए। कैसे उनके पिताजी उनको धक्का मारकर जहाज में भेजे कि ले जाओ मेरे बेटे को, उसमें कुछ सिखा के लाना है इसको, इसका ध्यान नहीं लगता यहां पर। और जब जहाज में गया, जो लड़का जहाज में गया, उस समय वो कुछ भी नहीं था। जब जहाज से उतरा, उतरने के बाद उसने जो उसने अपनी बुक लिखी, दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, बतलाया क्या इन्होंने? बतलाया इन्होंने यही कि भाई देखो, सिंपल सी बात, इन्होंने कहा प्रकृति में जिंदा रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष जो होता है, जो संघर्ष में जीतेगा, प्रकृति उसका चयन करेगी और वही आगे जाके इवॉल्व होगा। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बतलाया इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को लिखा। ठीक है, डार्विन कहते हैं, पूरे डार्विन की जो कॉन्सेप्ट, उसका क्रक्स जो है वो ये है, द क्रक्स ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फोकसेस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ इंफीरियर स्पीसीज ग्रेजुअली ओवर टाइम थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डार्विन कहते हैं जो बेहतर नहीं होगा ना, जो जंग में जीत नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
वो कहते हैं कि इस प्रकृति में इतने सारे ऑब्स्टिकल, इतने सारे रेजिस्टेंस आते हैं प्रकृति में, यानी इस नेचर में इतनी सारी चुनौतियां हैं कि एक पॉपुलेशन में कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उन चुनौतियों से निपट पाते हैं, बाकी नहीं निपट पाते। जो नहीं निपट पाते वो खत्म हो जाते, जो निपट लेते वो आगे इवॉल्व करते, उनका प्रकृति चयन कर लेती है। और ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन के परिणाम स्वरूप जो है वो आधुनिक मनुष्य का विकास हुआ है, प्रजातियां अपने आप को डेवलप कर पाई हैं। ये डार्विन की थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। मैं आज आपको केवल चैप्टर की सोल के उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, सब बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब क्या लिखता है एनसीईआरटी? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना, यानी जो हमारे फ्लोरा मतलब प्लांट्स की बात करते हैं हम, फौना मतलब हम एनिमल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। जो भी परिवर्तन प्लांट्स में हुए, एनिमल्स में हुए, उन्हें समझने के लिए दैट हैव ऑकर्ड ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर ऑन द अर्थ, जो हमारी धरती पर लाखों वर्षों में जो परिवर्तन प्लांट्स में हुए, एनिमल्स में हुए, उन्हें समझना है हमें। तो हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी अर्थ बनी है, कैसे स्टार्स बने हैं, कैसे यूनिवर्स बना है। और ये सब कुछ अलग अलग नहीं है, ये एक ही घटना के अलग अलग पहलू हैं, ठीक है, ये एक ही घटना के अलग अलग आयाम है, डायमेंशन है, हमको इनको समझना होगा, ठीक है। What follows is the longest of all is the concert and the conjuncted stories। क्या कहने का मतलब यह है कि पूरी जो कहानी है वो एक लगातार चलने वाली कहानी है, सबसे लंबी कहानी, इसमें कई सारे हिस्से जुड़े हुए हैं। इस कहानी को हमने जो है वो एविडेंस के आधार पर क्रिएट किया है हमने, और इस कहानी में कई सारे जो है वो पात्र आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज दी, देखिए खुद बोलता है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जीवन के उत्पत्ति की कहानी है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, जीवन के जीव विकास की कहानी है। और बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ, क्या हमारी धरती पर कैसे जीवन का विकास हुआ, कैसे हमारी धरती पर जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, कैसे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई, उसकी ये पूरी कहानी है। In the context of evolution of Earth and against the background of the evolution of universe itself के, और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स के बनने से लेकर, देन उसके बाद हमारी अर्थ के बनने से लेकर हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारी अर्थ बनी, और उस अर्थ पर जीवन का विकास हुआ। ये कहानी वहां शुरू होती है, ठीक है ना। देखिए हम सब जानते हैं कि कहते हैं कि यूनिवर्स को बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है एक बड़े धमाके का, इसको बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है ना, बड़ा धमाका के। यानी इस यूनिवर्स का लगातार विस्तार हो रहा है। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं, आज भी जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस फील्ड में, साइंटिस्ट कहते हैं आज भी कि द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो लगातार फैल रहा है, एक्सपांड कर रहा है, वो लगातार, वो अभी स्टैटिक नहीं है। यूनिवर्स इज डायनामिक, जो ब्रह्मांड है वो डायनामिक है, उसके अंदर भी हमको जो है वो लगातार फैलाव देखने मिलता है। और ये इस सब की शुरुआत हुई एक बड़े धमाका। अब ये बड़ा धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश भी की है। एक इक्विपमेंट बनाया गया, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, ठीक है ना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस लार्ज हैड्रन कोलाइडर से जो है समझने की कोशिश की गई कि कैसे जो है वो यूनिवर्स बना होगा और उस यूनिवर्स में क्या घटा होगा। तो हम देख रहे हैं एक एनिमेशन जो बता रहा है कि एक बड़ा धमाका हुआ, सारा का सारा कॉस्मिक मटेरियल, ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का पदार्थ था, चारों ओर वो बिखर गया, और उसमें जो बड़े कण थे उसके आसपास छोटे कण जो है वो घूमने लगे। ऐसे करके जो है वो कई सारे जो है वो गैलेक्सीज बने। गैलेक्सी के अंदर कई सारे जो है वो स्टार थे, हर स्टार के आसपास कुछ प्लेनेट थे। तो हम बहुत छोटे हैं। जिस दिन हमको इस बात का अहम होने लगे ना कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े हैं, उस दिन यूनिवर्स को याद करना। ये ब्रह्मांड के सामने आप रेत के कण से भी छोटे हैं, रेत का कण भी बड़ा है आपसे। इस यूनिवर्स के सामने आप कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स के। तो किस बात का हम जो है वो कई बार किसी अपने अचीवमेंट पर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत हम जो है दूसरों से दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत जो है वो अकड़ते हैं, हम दूसरे पर दोष जमाने की कोशिश करते हैं। सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है वो। आप जिंदगी का एक ही फलसफा रखिए, आपको सफल होना है, दूसरों की जिंदगी में आपको कुछ परिवर्तन करना है, और तीसरी बात यह है कि खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है।
बाकी सब चूहा दौड़ है। वो चींटियां भी अपना घर बनाती हैं, सब कुछ करती है, वो सब दौड़ है। उस दौड़ से बाहर रहना है हमको। ऐसा व्यक्ति बनना है जो दूसरे की जिंदगी में परिवर्तन कर सके। एक बार सीएमसी बेल्लोर में मैं जो है की बात बता रहा हूं कि मैं एक वहां पे एक छोटा सा ढाबा था, सामने हॉस्पिटल के ठीक सामने जो है चाय वाय की दुकानें होती है ना, तो हम लोग जब वहां पे कुछ पढ़ रहे थे तो एग्जाम चल रहा था हम लोगों का, तो हम लोग वहां से बाहर निकले, सामने सोचा चलो फ्रूटी व्रूटी कुछ पीते हैं। गर्मी के दिन थे, साउथ है, गर्मी भी थोड़ा ज्यादा पड़ता है, तो वहां से हमने एक फ्रूटी लिया। मेरे दोस्त ने भी एक फ्रूटी लिया, आशुतोष ने, मेरा दोस्त फ्रेंड आशुतोष था, उसने भी फ्रूटी लिया हम लोगों ने। फिर कुछ चिप्स का पैकेट वगैरह, एग्जाम में भूख लगाती है, बीच में ब्रेक था कि भैया अब वाइवा होने वाला तुम लोगों का, तो बाहर आ गए कुछ खाने के लिए। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे, नॉर्मल सिंपल सी शर्ट पहने हुए थे, अपना ना सिंपल सा अपना सैंडल वेंडल कुछ डाले हुए थे सिंपल से, तो नॉर्मल एक मिडिल क्लास मैन होता है, नॉर्मल व्यक्ति सट के बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ रहे थे उठ के। तो शॉपकीपर से पूछा, चूंकि वो थोड़े मतलब अपने में खोए हुए थे, तो इतने में शॉपकीपर बताता, आप जानते हैं ये कौन है? मैंने कहा नहीं। बोले ही इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कार्डियो सर्जन, मतलब साउथ में हर कोई जानता है उनको। अच्छा, क्या नाम है इनका? नाम बताया। आप बोली सर हमको नाम बता दीजिए। देखो मेरी एक हैबिट है, मैं कभी किसी व्यक्ति का नाम जो है वो पब्लिक प्लेस पे जब तक उसकी कंसेंट ना हो नहीं लेता बैठ के, क्योंकि कभी कभी मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, वो कुछ और फील कर जाए, इसलिए बड़े डॉक्टर हैं, बहुत सम्मानित डॉक्टर हैं। देखा मैं सोचा मन में कि इतना सिंपल आदमी ऐसा, मतलब जबकि कार्डियो सर्जन इस तरह का आदमी जो है वो तो बड़ी गाड़ी में चलेगा, बड़ा एकदम कहाँ जाना है मुझे, कहाँ, वो वहाँ पे चाय पी रहे थे अपना बैठ के, अखबार पढ़ रहे, चाय पी रहे अपना। मालूम चला नेक्स्ट डे कि उन्होंने जो है वो बहुत छोटे बच्चे की कार्डियक सर्जरी की हुई है। अगले दिन सीएमसी में खबर थी, पूरे इंडिया में लोग हाथ खड़े कर चुके थे, वो सर्जरी कर चुके थे। मतलब लोगों को देखकर अंदाजा मत लगाइए कि कौन क्या हो सकता है, आप धोखा खा जाएंगे। बाहरी रूप रंग, बाहरी वेशभूषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डीएनए। हाथी इतना बड़ा है, गेंडा इतना बड़ा है, टाइगर इतना है, लेकिन डीएनए हमारा इवॉल्व अधिक है, तभी तो हमने जू बनाया हुआ है दोस्त, टाइगर ने नहीं बनाया हुआ है। कि टाइगर, हां ये बात अलग है कि कभी फंस गए टाइगर खा लेगा, लेकिन गिनती उसकी करते हैं टाइगर की कि इतने बचे, अब इतने बचे, आदमी की नहीं करते। ठीक है, तो कमजोर ना समझें, मेन चीज आपके अपने अंदर होती है। चलिए तो हम बात करते हैं, ये तो मैंने कहा आपसे कि यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जब कहानी का इस मोड़ पर हम आते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि अच्छा ब्रह्मांड बना, ठीक है, डार्विन तो बता नहीं पाए कैसे बना। अब यहां तो तुम मानोगे ना कि ईश्वर होता है। मैंने ऐसा कब कहा कि ईश्वर नहीं होता या कोई ताकत नहीं होती है? ये क्या है? यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप मेरे सामने आप विकल्प देंगे कि तुम कहां जाओगे, छोटा सा मंदिर है, एक मॉस्क है, एक चर्च है, एक गुरुद्वारा है, यहां चारों जगह पर जाके तुम कहां पर आराधना करोगे, कहां पर अपनी प्रार्थना करोगे डॉक्टर जितेंद्र? और सामने एक जगह पर एक गड्ढा खुदा हुआ है जहां पर मुझे पीपल का एक पेड़ लगाने की अपॉर्चुनिटी है, बरगद का एक पेड़ या आम का एक पेड़ लगाने की मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है। तो तुम कहां जाओगे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। मैं दौड़ कर जाऊंगा उस गड्ढे के पास, वहां पर एक आम का पेड़ लगाऊंगा और उसको मिट्टी से भर दूंगा, सुरक्षा का प्रबंध कर दूंगा। मैं ना मंदिर जाऊंगा, ना मस्जिद जाऊंगा, ना गुरुद्वारा जाऊंगा, ना मैं कहीं और जाऊंगा। क्यों? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही गलत बात कर रहे हो, आप एकदम गलत बात कर रहे हो, आज हम तो आपसे नाराज हैं। मेरे निजी विचार है बेटा, मैं आप एक्सप्रेस कर सकता हूं उसको। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे नंबर 1 मैं चारों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं कि मुझे कहां जाना है। मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है या उनका ईश्वर श्रेष्ठ है या उनका ईश्वर श्रेष्ठ है। मैं ऐसा ही मानता हूं सब एक है, नंबर 1। नंबर 2,
मेरे प्रार्थना करने से बेहतर होगा कि मैं उस पौधे को लगा दूं। हो सकता है उस लगाए गए आम के पेड़ पर से पर जब बड़ा हो जाएगा, फल लगेंगे, जाने कितनी चिड़ियाएं आके बैठेंगी, वो चिड़ियाएं फलों को खाएंगी, ठीक है। कोई लोग भूखे होंगे, वो भी उसके फल लेंगे, उसकी छाया होगी, उसमें लोग जानवर आके सुस्ताएंगे, इंसान आके सुस्ताएंगे, उस पर छोटे छोटे वर्म्स, बहुत सारे लोगों का जीवन। एक ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जाने अनजाने वो तोता जो फल खाएगा उसका, उसे नहीं मालूम कि किसने लगाया था। सच्ची दुआएं हैं वो जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो हम और आप मांगते हैं ना, वो स्वार्थ होता है, ठीक है। सच्ची दुआएं कभी दिखाई नहीं पड़ती है। अपनी माँ से पूछिएगा, आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा आपके लिए होता है कि ये तरक्की करे, अच्छा हो, ईश्वर सुरक्षित रहे, कोई तकलीफ ना हो जाए इसको। सच्ची दुआएं अंदर से निकलती हो, उसका कोई मोल नहीं होता उसका। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे मैं बिल्कुल कहता हूं, आज हमारे सामने कुछ है तो हम कहते हैं जो प्रकृति, नेचर, यदि आप प्रकृति को सहजते हैं ना, तो आप सबसे बड़ी आराधना कर रहे हैं, सबसे बड़ी आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेचर जो है, जो हमारा प्रकृति है, जो नेचर है, वो सबसे बड़ा है। हम ये कहते हैं कि हाँ यूनिवर्स बना, कैसे बना, क्या बना, ये बहुत प्रश्न है जिनके उत्तर नहीं है हमारे पास। लेकिन कई लोग कहते हैं स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी की बात करते हैं कि, तो वो सब बात चीजें हम आगे, ये सब कोर्स में बेटा हम आगे बात करेंगे कि स्पेशल क्रिएशन क्या था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को साइंटिफिक दृष्टिकोण समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम अब देखिए, when we look at stars on the clear night sky, we are in the way to looking back in time, ठीक है। stellar distances are measured in light। अब बड़ी मजे की बात है। मेरा बेटा पूछता है मुझसे, छोटा वाला बेटा, बड़ा बेटा भी मेरा बहुत छोटा था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ है 2007 में और मेरे फादर एक्सपायर हुए 2008 में। जब वो 1 साल का रहा होगा, जब सितंबर में बर्थडे था, दिसंबर में मेरे फादर जो है एक्सपायर हो गए थे। दोनों बच्चों ने अपने दादाजी को नहीं देखा। मेरी आई हैव वेरी गुड मेमोरीज विथ माय ग्रैंडफादर के। मेरे दादाजी जो है वो अपने गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। हर व्यक्ति उनका बड़ा सम्मान करता था। मैंने देखा है कि गांव का हर आदमी निकलेगा तो संजरे पटेल बोलते थे, पटेल साहब नमस्कार, पटेल साहब नमस्कार करके जाएगा के। वो बड़ी अच्छी सी बात है। अच्छा बढ़िया साफा बांधते थे, अच्छा सा बड़ा सा वो होता ना, और अच्छे बढ़िया साफ सुथरा कुर्ता पजामा पहन के, बकायदा कुर्ता और धोती पहनते थे, उठ के पहन के बकायदा गाँव में निकलते थे शान के साथ मिट के, और बताते थे कि देखो ऐसा है, ये पौधा ऐसा होता है, खजूर का पेड़ ऐसा होता है, भगवान राम ने ये किया था, कहानियां बताएंगे के, और बताएंगे। शाम के समय वो हर शाम को क्या करते थे कि एक माला लेते थे हाथ में अपना और भगवान का स्मरण करते थे जब चिड़ियाएं लौटती थी घर अपने, ठीक है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। रात के समय जब हम लोग रात को खटिया पे अपने गाँव कभी जाया करते थे तो बाहर खुले में खटिया बिछती थी। गर्मी के दिनों में, गर्मी की समर हॉलीडेज में जाया करते थे गाँव अपने, तो वहाँ पे पंखा वंखा, बिजली थी नहीं इसलिए पंखा नहीं था, तो खुद जो है वो बिस्तर खुले में लगता था आसमान के नीचे। तो हम देखते थे आसमान को, तारे। तो हमारे दादाजी बोलते थे, पता है ये कौन है? वो ऋषि मुनि का नाम लेंगे, बताएंगे ये तारा वो है, ये तारा वो है, ये वाला तारा मंडल है, ये वो कहलाता है, इसको ऐसा बोलते हैं। ऐसे तारे बताया करते थे। मैं पूछता था उनसे, ये इतने सारे तारे कौन है, ये क्या है? ये छोटा बच्चा था। तो वो एक बात बोलते थे जो आप भी जानते हैं, पता है जब सारे लोग मर जाते हैं ना, तारा बन जाते हैं। माय फादर वन ऑफ देम, हो सकता है उसमें से एक हो, है ना। तो ये क्यों बोलते हैं हम? मतलब हम बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति नहीं रहा है वो तारा बन गया, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हम उसको याद कर रहे हैं पास्ट में जाके, और वो पास्ट दिखाई पड़ता तारे में हमको। एनसीईआरटी ने कुछ नया नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने कुछ नया नहीं लिखा, जो आपको मालूम है उसी को उसने अच्छी भाषा में बता दिया आपको। वो कहते हैं जब तुम तारों को देखते हो ना, तुम पास्ट को देख रहे होते हो। क्या ये सच है या एक झूठी कहानी है? चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स साफ साफ कहता है कि लाइट ईयर क्या चीज है। एस्ट्रोनॉमी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, लाइट यानी एक वर्ष में, इन 1 ईयर ऑफ टाइम, एक वर्ष में लाइट जितना ट्रेवल करती है, लाइट जितना ट्रेवल करती है
एक वर्ष में लाइट इतना ट्रेवल करती है, वो एक लाइट ईयर होता है। दूरी नापने का, यानी आप किलोमीटर से, मीटर से आप दो प्लेनेट के बीच की दूरी को नहीं नाप सकते हैं। आपको यह बताना होगा कि दो प्लेनेट के बीच में या दो गैलेक्सी के बीच में कितने लाइट ईयर का डिस्टेंस है। लाइट ईयर, मतलब लाइट को छोड़ोगे तो कितने वर्षों के बाद वहां तक पहुंचेगी। हमारे धरती पर जो तारे चमक रहे हैं ना, जिस तारे की चमक हम आज देख रहे होते हैं ना, वो हजारों वर्ष पहले चमक चुका होता है वहां पे। वो हो सकता है वो तारा आज हो ही ना वहां पर। इमेजिन माई पॉइंट, हो सकता है वो तारा वहां पे जहां पे था वो खत्म हो गया हो, लेकिन हमको लाइट आज दिखाई पड़ रही है। हम जब उस तारे की ओर देखते हैं ना तो हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, टिम टिम टिम। क्यों? अरे हजारों वर्ष पहले लाइट निकली थी, वो अब पहुंची आप तक, अब पहुंची आप तक। वो तो कंटिन्यूअस लाइट इमिट कर रहा है, कंटिन्यूअस लाइट दिखाई पड़ रही है, निकल रही है उसकी, अब पहुंची आप तक लाइट। वो टाइम मशीन के समान है ये। देखिए, मैं सिंपल सा आपको जो एनसीईआरटी के, मैं वही बता, आपने सबने देखा, हम जो है वो, चलिए तारों वाली रात में पहुंच गए हम लोग तारों वाली रात में पहुंच चुके हैं। टिम टिम करते तारे दिखाई पड़ रहे हैं। जो देख रहे हो ना आप, ये कभी अभी नहीं है, ये वास्तव में जो है वो हर चमकने वाला तारा जो है वो हजारों वर्ष पहले उसने जो है अपनी रोशनी छोड़ी, वो आज आप तक पहुंची है। डिपेंड करता है कि कितनी दूर वो तारे हमारे से हैं, उस पर वो निर्भर करता है। ठीक है। लाइट ईयर, द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स डिस्टेंसेस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर के, यानी एक वर्ष में लाइट कितना ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। फिर उसको हमने कन्वर्ट भी किया है कि लगभग तकरीबन एक लाइट ईयर जो है वो 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। इट इज अराउंड 6 ट्रिलियन माइल्स, उसके बराबर जो है वो एक लाइट ईयर होता है। ठीक है ना। जो भी प्रकाश छोड़ा आपने वो एक वर्ष के बाद कहां तक पहुंचेगा, वो एक लाइट ईयर है। ठीक है ना, क्लियर। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back। देखिए मैं कह रहा हूं ना, हजारों लाखों वर्ष पहले छोड़ा हुआ। डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है। जो भी ऑब्जेक्ट आप आज आसमान में देखते हैं चमकता हुआ, आपको दिखाई पड़ता है, तारे दिखाई पड़ते हैं, वो लाइट को जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी करके वो आप तक पहुंची होती है। ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जो है वो दूरी पर होते हैं, उठ के हमारी आंख तक पहुंचते हैं। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in present time के। अब मान लो इस पेन को मुझे देखना है, तो ये जो है ये इंस्टेंटली मैं देख पा रहा हूं उसको, बट के दूरी कम है इसकी, वहां दूरी बहुत ज्यादा है, ट्रिलियंस ऑफ। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past के, मतलब जब हम तारों को देख रहे होते तो हम वास्तव में हम समय काल में टाइम मशीन, आपने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं कि क्या टाइम मशीन पॉसिबल है। कुछ मूवीज बनी है इसके ऊपर, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी थर्ड क्लास ऐसी मूवीज बनी है जिनमें कि टाइम मशीन से आदमी को ट्रेवल करा दिया गया है। तो बात इतनी सी है कि टाइम मशीन क्या, कि आप इमेजिन कीजिए कि टाइम मशीन पर बैठ के आपको आज से मैं छोड़ दूं 10 लाख वर्ष पहले छोड़ दिया मैंने, चलो जाओ अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया, वहां पे मिल गया आपको आदि मानव। फिर वही वाली कहानी है, हु, 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 हु। आप बोलोगे भाई साहब बोलने के चाहते बताइए आपके, वो समझ ही नहीं पाएगा आप कौन है। वो सोचेगा आप एक नए जानवर हैं, आप कोई नए जानवर है, वो सोचेगा डिफरेंट टाइप के आप। भाई आपको, चलिए मैं ज्यादा पुराना, पहले मैं टाइम मशीन में बिठा के आपको अकबर के समय पर लैंड कर दो। चलो, महान राजा अकबर, उनके दरबार में आप पहुंच गए, अभी अपना एप्पल आईफोन लेके या अपना जो भी अपना स्मार्ट एंड्रॉइड फोन लेके पहुंच गए वहां पे, दिखाया ये देखो, इसमें तुम मूवी देख सकते हो। डर जाएगा देख के। अकबर बोलेगा भाई हम तो अभी धनुष बाण ये सब जो बारूद, गोला बारूद ये लड़ने की तैयारी कर रहे, तुम क्या लेके आए? देखा ये पिस्टल है, कुछ नहीं करना तुमको, बस यहीं से दबा दो, वो इतनी दूर गोली चली जाएगी। ऐसा होता है क्या? समय काल है, हम नहीं जानते कैसे आने वाले 400 वर्ष के बाद में लोग बोलेंगे अच्छा पहले लोग ऐसे, किताबें, बुक्स, खुदाई में बुक्स मिलेंगी, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या मिला ये, मान लो मिल गई कोई सुरक्षित बुक, व्हाट इज दिस, ओ आदि मानव किताब पढ़ा करते थे, आदि मानव किताब पढ़ा करते थे,
तुम क्या करते हो भैया? नहीं, जन्म होने के बाद बच्चे में माँ बाप से पूछ लेते हैं हम पहले ही कि भाई आपके बच्चे का डीएनए देखा हमने, बच्चे का डीएनए समझ में आया कि बच्चा वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। माता पिता से पूछा कि देखो भाई ऐसा है, बच्चा आपका अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इसमें चिप लगा दें हम। पेरेंट्स ने कहा लगा दो चिप। बच्चे को डाउनलोड किया, चिप लगा दी उसमें, और उसके बाद बच्चा जैसे ही बोलना शुरू किया, एक जल्दी से बोलना भी शुरू कर दिया। कोई बीमार पड़ा तो 1-1.5 साल के बच्चे ने जो है वो खेलते खेलते दवा लिख दी। आज मजाक लग रहा है ना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है जो चीजें आज हमको सामान्य लगती हैं, एक जमाने में वो सामान्य नहीं थी। जो चीजें आज आपको अचरज लगता है, वो एक जमाने में अचरज नहीं रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो टाइम मशीन जो है, समय जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जिन तारों को देख रहे हैं वो पास को बतला रहा है। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा अथाह ब्रह्मांड है और इसमें हमको जो समझना है वो छोटा सा इवोल्यूशन है। आप किरदार बहुत लिमिटेड हो गया यहां पर आके, ठीक है ना। चलिए क्या लिखते हैं हम, देखते हैं एनसीईआरटी में। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। के ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में, यूनिवर्स के इतिहास में यदि आप देखें तो जीवन का बनना, के जीवन का उत्पन्न होना जो है वो एक यूनिक इवेंट है, एक विशिष्ट घटना है वो। ठीक है, द यूनिवर्स इज वास्ट, जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक, के जो धरती है वो बहुत छोटा सा कण है इसके सामने। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। अब ये डेटा आपको याद रखे, यूनिवर्स जो एज ऑफ यूनिवर्स है, जो एज ऑफ यूनिवर्स है, जो एज ऑफ यूनिवर्स है 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड के, 20 बिलियन ईयर्स, ठीक है, वो उसकी एज के 20 बिलियन ईयर ओल्ड है के। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज यूनिवर्स के, हमारे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में जो है वो मिलियंस ऑफ तारे हैं। उन तारों में एक तारा सन है के। हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे इज दी गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, गैस के क्लाउड होते हैं, डस्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम केवल और केवल अपने सौर मंडल के बारे में भी पूरी तरीके से नहीं जान पाए। हमारा सन जो है वो भी अपने आप में एक स्टार है। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, तारा है। उसके आसपास जो प्लेनेट हैं उनमें से एक अर्थ है। अर्थ के आसपास के प्लेनेट को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, गैलेक्सी के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, द अर्थ इज इंडीड एस्पेक्ट के। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मैंने कहा ना, बिग बैंग थ्योरी से हम ये पता लगा समझाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से यूनिवर्स बना होगा और क्यों यूनिवर्स का, चूंकि धमाका इतना बड़ा था कि जो कण आज तक कण को फैला रहा है, और वो एनर्जी इनिशियल उस धमाके से ही आई थी। वो इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म्स के। यानी इस बड़े धमाके को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर एक धमाका हुआ है, तभी ऊर्जा यूनिवर्स में आई है, तभी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। द यूनिवर्स एक्सपांडेड एंड हेंस द टेम्परेचर कैम डाउन, के हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और फैलने के दौरान धीमे धीमे तापमान में कमी भी आ रही है। ठीक है, जो पहले अधिक हॉट था थोड़ा सा कम हॉट हो रहा है वो। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, के जब यूनिवर्स बना उसके कुछ समय के बाद जो है हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है जो शुरुआती गैसेज, जो इनिशियल गैसेज जो थी वो हाइड्रोजन और हीलियम ही थी। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन, हर एक पार्टिकल जो एक ग्रह के रूप में, प्लेनेट के रूप में था, ठीक है, तो एक प्रकार से बोले आपकी जो स्टार के रूप में था, उसका अपना एक अट्रैक्शन फोर्स था। देखिए, ग्रेविटेशन जो होता है ना, बेसिकली एक तरह का आकर्षण बल होता है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है, जो चीजों को अपनी ओर खींचता है वो है ग्रेविटेशन। अर्थ के रिफ्लेक्स में हम ग्रेविटेशन कहते हैं, यूनिवर्स में भी हम दो कणों के बीच में ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ कि गैसेस कंडेंस हुई और वो सरफेस की ओर खींची वो, एंड फॉर्म द गैलेक्सीज एट द प्रेजेंट डे यूनिवर्स के। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन, जो गैसेस होती हैं वो कणों के का जो आकर्षण बल था, जिसने जो है वो एक फोर्स लगाया गैसेस के ऊपर, जिसने गैसेस को अपने तरफ कंडर खींचने की कोशिश किया। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम है। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन
फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक के। हमारी अर्थ का जो टाइम है ना, हमारी अर्थ का जो एज ऑफ अर्थ के, एज ऑफ अर्थ एग्जाम में पूछा था बेटा, जो हमारी अर्थ का जो एज है, एज ऑफ अर्थ, अर्थ की एज की बात करें हम, तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स है। कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स। There was no atmosphere on early Earth। और ये पूरी कहानी मैंने आपको ब्रीफ में बताई हुई है। कहां पर? जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरुआत करते हैं, हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तब हमने इस कहानी पर बात किया हुआ है। तकरीबन जब 4.5 बिलियन ईयर से को हमारी अर्थ बनी है, और उस समय अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि अर्थ इतनी गर्म थी कि उस गर्म होने के कारण जो है वो गैसेस का विस्तार इतना दिखता है कि वो गैसेस टिक नहीं पाती थी उसमें के। और अर्थ जो है उसका जब वो ठंडा हुआ तब जाके गैसेस कंडेंस वहां पर हो पाई। वो water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from the molten mass covered on the surface के, जो अर्थ का की सतह, जो हमारी धरती की सतह थी, वो सतह भी पिघली हुई थी, क्योंकि तापमान इतना अधिक था, टेम्परेचर इतना अधिक था कि हमारी अर्थ जो है वो आग के गोले के समान थी, फायर बॉल के समान थी। सरफेस पर जो लावा था वो पिघला हुआ था, उसमें से कुछ गैसेस निकल रही थी, वाटर वेपर्स निकल रहे थे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इनिशियल गैसेस थे उठ के। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, जो वाटर वेपर्स थे उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने काम किया, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया उसको उन्होंने के। और जो हाइड्रोजन थी वो हल्की गैस होने के कारण वो बाहर निकल गई, लेकिन ऑक्सीजन रह गई। तो शुरुआती ऑक्सीजन जो अर्थ पर आई थी वो रेडिएशन कारण आई थी, कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने वाटर वेपर को तोड़ा, तोड़ने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, जो हाइड्रोजन बाहर निकल गया क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी कम होती है, तो वो बाहर निकल गया, जबकि जो है वो आसानी से एस्केप अधिक होती है, वो आसानी से स्केप कर गया उठ के। जबकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या कहा, जो ऑक्सीजन था वो रुक गया। द ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर के। फिर ये ऑक्सीजन जो है अमोनिया से क्रिया किया, ये ऑक्सीजन मीथेन से क्रिया किया, और उससे CO2 बना, वाटर वेपर्स दोबारा बने और दूसरे मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पे, ठीक है ना, अर्थ पर। तो ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, ये इवेंट सब एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा था, यानी अर्थ इतनी गर्म थी कि उसका जो मोल्टेन मास था उससे कुछ गैसेस बाहर निकल रही थी। उसमें क्या था? उसमें वाटर वेपर्स थे, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। और किससे निकला ये? अर्थ की सरफेस के मोल्टेन मास से पिघले हुए लावा से निकला ये। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने क्या किया कि वाटर को ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन बाहर निकल गया यूनिवर्स से, अर्थ किसी के एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन वहां पर रह गया। ऑक्सीजन ने अमोनिया से क्रिया किया, मीथेन से क्रिया किया और बाकी दूसरे केमिकल्स को बनाया। ठीक है, द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म। अब क्या है, जो ऑक्सीजन थी, भाई हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया वाटर के वाटर को टूटने पे, तो ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया किया, तो O3 बना, O2 O3 कन्वर्जन आज भी चल रहा है उठ के, तो ओजोन लेयर बना। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। जैसे थोड़ा सा तापमान, अर्थ की सरफेस का तापमान कम हुआ, तो पानी धरती पर बरसा। ये पूरी कहानी मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में। जब सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे तब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कैसे धरती पर सेल आया, सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसी चीज को हम दोबारा से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो वाटर वेपर जो है वो रेन के रूप में गिरा के, और उसने क्या किया, हमारी अर्थ को भर दिया। हमारी अर्थ ऐसी थी। आप बोलोगे अर्थ ऐसे कैसे हो सकती है? अरे भाई, बड़े बड़े गड्ढे हैं, महासागर है, पानी भर दो इनमें तो अर्थ गोल हो जाएगी तुम्हारा, ब्लू प्लेनेट बन जाएगा, नीला ग्रह बन जाएगा। ये बन गया। ऊंचा उभरा स्थान पहाड़ है, बाकी ये बन गई गोल अर्थ। ठीक है, तो बड़े बड़े डिप्रेशन गड्ढे थे, उनमें पानी भरा गया। और पहली बार वाटर कब रुका होगा? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहा होगा। जैसे ही धरती का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहा होगा, तब पहली बार धरती पर वाटर रुका होगा। और उस समय का वाटर बॉइलिंग वाटर था, हॉट बॉइलिंग वाटर था, सूप के समान। पूरे पॉट केमिकल जितने थे, मिट्टी के जितने केमिकल थे, धरती की सतह के जितने केमिकल थे, वो सब पानी में घुल गए। एंड लेबोरेटरी में काम किया हुआ है हम लोगों ने। हमने स्कूल की लेबोरेटरी में केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि हमने कोई केमिकल मिलाया और थोड़ा सा हमने बुनसेन बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को लगाया, हमने तापमान को बढ़ाया हमने, ताकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाए। सामान्यतः हम कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर पे दुगनी हो जाती है। अब वो तो बॉइलिंग वाटर है।
केमिकल उसमें मिल गए, मिक्स हो गए, आपस में क्रिया क्या केमिकल ने, तो नए नए केमिकल बनने लगे। ठीक है, लाइफ एपेड 500 मिलियन ईयर्स के जीवन पहली कब बना, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के कब बना जीवन, यानी अर्थ बनी थी 4.5, यानी अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के, तो उसके तकरीबन जो उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद में जो है तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो जीवन बना। ठीक है, यानी अर्थ बनने के 500 मिलियन वर्ष के बाद में जो है वो जीवन बना, मतलब तब तक केमिकल रिएक्शन चल रहे थे, नए नए केमिकल्स वहां पर बन रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन उठता है क्या जीवन बाहर से आया है, लाइफ बाहर से आया? कई साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद से डीएनए, वो कई वैज्ञानिक आज भी बड़ा विवाद है, कई वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि जो डीएनए है वो बाहर से आया, कोई मेट्रॉइड था, कोई मेटेरॉइड था, कोई जो है वो क्षुद्र ग्रह था, कोई ऐसा जो है वो मेट्रॉइड था जो जमीन पे आके टकराया और उसके चलते जो है वो जीवन यहां पर आया, डीएनए बाहर से आया। ठीक है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। Early Greek thinker thought the unit of life called spores were transferred from different planets including the earth के। कई ग्रीक थिंकर मानते थे कि जीवन जो है वो कणों के रूप में आया, स्पोर्स के रूप में आया, और ये स्पोर बाहर से कहीं से आए। और ये रोमन मिथ, जो ग्रीक रोमन मिथ है ना, बहुत दिन तक चलता रहा। तो ऐसा लोग मानते थे कि जो रोमन राजा हैं वो अलग हुआ करते थे, बड़े लंबे तगड़े एकदम जो है वो, मतलब 6.5-7 फीट के गोरे चिट्टे एकदम जो है वो डिफरेंट डिल्डो वाले रोमन राजा हुआ करते थे। वो आम पब्लिक से थोड़ा डिफरेंट दिखा करते थे। लोग क्या बोलते थे, लोग कहते थे कि ये जो है ना, इनके जो पूर्वज थे वो दूसरे प्लेनेट से कहीं से आए, उनको ईश्वर ने भेजा है। इसलिए उनमें प्रथा थी कि बाहर किसी से मैरिज नहीं करते थे, वो उनके फैमिली के अंदर ही विवाह हुआ करता था ताकि प्योरिटी ऑफ ब्लड मेंटेन रहे, उनके ब्लड में कोई आम आदमी का ब्लड मिक्स ना हो जाए। बहुत दिन तक बिलीफ रहा उनका ये। तो पहले के लोग मानते थे कि भाई जो अलग अलग प्लेनेट से जो है वो स्पोर्ट्स आए, उससे अलग तरह के मनुष्य बने, अलग अलग तरह के एनिमल्स का विकास हुआ उठ के। तो वो कहते थे कि जो जीवन है अर्थ पर, वो वास्तव में जो है वो किसी और ग्रह से, किसी और प्लेनेट से आया हुआ है, वो इस धरती पर ऐसे नहीं बना है। ठीक है, आज भी दुनिया भर के कई वैज्ञानिक कहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, एलियन होते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है। आपको बता दूं मैं कि अभी एक बड़ी रिसर्च अमेरिका में हो रहा है जिसमें कि जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनको एलियन का दर्जा दिया गया है। इनको जो है वो कुछ वैज्ञानिक इनको एलियन मानकर इसमें रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, लगातार बाहर से आ रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, और हमारी अर्थ के एक एटमॉस्फेयर के एक हिस्से में ये प्रेजेंट है जहां पर जो है वो ये एलियन के समान व्यवहार कर रहे हैं। ये दूसरे ग्रहों से जो है, अब कितना सही है कितना गलत है ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि पुख्ता प्रमाण इस बात के कभी नहीं मिले हैं। हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, स्टोरीज में सुना है हम लोगों ने के वैज्ञानिक। आज आपको बता दूं मैं कि अमेरिका में वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल, साइंटिस्ट का एक बड़ा दल जो है अमेरिका में, इवन इन इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा दल जो है वो स्पेस रिसर्च पर काम कर रहा है, और वो एलियन की संभावनाओं को, जीवन की संभावनाओं का दूसरे प्लेनेट पर भी पता लगा रहे हैं। कई सारे वैज्ञानिक ऐसे जो लगातार ऐसे रेडिएशन को छोड़ते हैं जो दूसरे प्लेनेट तक पहुंचे और वहां से कुछ जवाब मिल पाए उनको। ठीक है, ये कहानी नहीं है, ये जो मूवीज बनी है वो इन नॉलेज, इस पॉइंट के आधार पर मूवीज को बनाया गया है, फिल्मांकन किया गया उसका, लेकिन असली में वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी हम, अब देखो, हम बोलते हैं एलियन ऐसा दिखता होगा, ये हमारी कल्पना है। ठीक है, ये एक्चुअली एलियन ऐसा दिखता होगा, ये हमारा केवल इमेजिनेशन है, ये हमारा इमेजिनेशन है। एक्चुअली में एलियन, चूंकि आप दूसरे ग्रह के जीवन की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उसके भी 2 आंखें होंगी, सिर होगा, नाक होगा? नहीं बोल सकते। दैट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि मैं मान लो मंगल ग्रह पर पहुंचूं, कहीं पहुंचूं मैं, और वहां जाके क्या देखूं, मैं वहां जाके देखूं कि एक ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, तुम कौन हो, बीप 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 आवाज है, मैं सोचा कोई इक्विपमेंट है। दैट मे बी पॉसिबल। ये वहां का जीवन हो, जो आवाज इसमें से आई वो उसकी लैंग्वेज हो। मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूं या हिंदी बोल रहा हूं, कैसे समझेगा? मैं धरती का निवासी हूं, मैं ऐसा दिखता हूं,
ये मंगल ग्रह का है, ऐसा दिखता है। हमारे जो रिलेवेंस है ना, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो गड़बड़ है एक्चुअली। हम चीजों को अपने आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली में उनका आईना कुछ और हो सकता है ना। आप समझ रहे मेरा क्या पॉइंट है। तो जीवन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे, किसको जीवित बोल रहे हैं आप बताओ ना। अपनी धरती पे ही देख लो ना, जिन सिलेंटेटा को आप, जो सिलेंटेटा कई को आप बोलते थे अरे ये तो प्लांट है, पर वो एनिमल निकला। सी कुकुम्बर एनिमल है, सी लिली एनिमल है, दिखता तो प्लांट है। स्पॉन्जेस एनिमल है, दिखते तो प्लांट है, मूव भी नहीं करते, है कि नहीं। तो जीवन को समझ पाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, कि किसको लाइफ। तो अभी जो हम एलियन की बात करते हैं, ये सब कल्पना है कि ऐसा दिखता होगा, ऐसा होता होगा, कि ऐसा। भाई जरूरी नहीं ना कि उसके किडनी तुम्हारी जैसी हो। जब तो आपकी धरती पे जीवों में इतना डिफरेंस है, तो कैसे मान लोगे आप उसको। तो वो डिफरेंट हो सकता, पर एलियंस होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को कि हाँ, कोई ऐसा कारण नहीं कि हम ये बात को डिनाई कर दें कि अर्थ के अलावा कहीं और जीवन नहीं है। जीवन कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पैनस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनस्पर्मिया के, लाइफ फ्रॉम स्पेस। हम मानते हैं कि जीवन बाहर से अर्थ पर आया होगा, इसको बोलते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं, ठीक है, जो बताता है जीवन बाहर से कहीं से आया होगा, ठीक है। पैनस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स के, आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात को मानकर चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw mud के। बहुत समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि जीवन का विकास अपने आप होता है, सड़ते हुए पदार्थों में कीड़े पड़ जाते हैं, कि अपने आप मक्खियां बन जाती हैं उसके अंदर के। तो इसे बोलते थे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन के। और इस थ्योरी को बहुत सालों तक के, यानी मान लीजिए कि कई 100 वर्षों तक इस थ्योरी को सही माना गया कि जीवन का विकास अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस जीवन बन जाता है। और बड़े बड़े पादरी जो थे, जैसे एक थे निधम, ये इसके बड़े सपोर्टर थे। ये बड़े फेमस पादरी जो है वो पॉप थे, पादरी थे, और ये इसको बड़ा मानते थे इसको, और इनको कई लोग फॉलो करते थे। तो ये बोलते नहीं, जीवन अपने आप बनता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है ए बायोजेनेसिस के। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते था, इसको हम ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं, इसको हम ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं आपके। वॉज द बिलीफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म वेर प्रोड्यूस्ड जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज के। इसका मतलब ये होता है कि जो ए बायोजेनेसिस का सिद्धांत है या स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सिद्धांत है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जीवन अपने आप बन जाता है नॉन लिविंग चीजों से के, जैसे कि मिट्टी में अपने आप फ्रॉग बन जाते हैं। पसीने वाले कपड़े को यदि आप कहीं पर रख देंगे, जिन कपड़ों में पसीना आ गया, स्वेटिंग हो गया, उसको कहीं रख देंगे तो चूहे बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। जो मीट खराब हो रहा होगा उसमें अपने आप मक्खियां बन जाएंगी के। कहने का मतलब है कि बहुत समय तक लोग यही मानते थे कि जीवन अपने आप बन जाता है नॉन लिविंग सोर्सेज में, कि मिट्टी से मेंढक बन जाते हैं, स्वेट क्लॉथ से जो है वो, पसीने वाले कपड़ों से जो है चूहे बन जाते हैं, डिकेइंग मीट से जो है वो, सड़ते हुए मांस से जो है मक्खियां बन जाती हैं के। तो बहुत, एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट, ये तो इसके बड़े सपोर्टर थे, के बड़े भारी सपोर्टर थे। वो कहते थे कि आपकी गंदी कमीज को, आप पसीने वाली कमीज में आप थोड़ा सा गेहूं लपेट के रख दो, 21 दिन में चूहा बन जाएगा, वो भी डांस करता हुआ चूहा, ठीक है। ये मानते थे। वॉन हेलमंड ने कहा भैया देखो ऐसा है, पसीने वाली कमीज में गेहूं को लपेट के रखो, देखो चूहा अपने आप बनेगा 21 दिन में, टाइम बताया। लोग मानते भी थे उसमें, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि भाई ये सब गलत है, तुम जो बातें कह रहे हो उस बातों का कोई लॉजिक नहीं है। और इसके बारे में स्प्लेंजानी, फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पाश्चर ने विरोध किया, और लुइस पाश्चर ने खेल खत्म कर दिया, ये पूरी थ्योरी को कैंसिल कर दिया लुइस पाश्चर ने। बड़े महान वैज्ञानिक है लुइस पाश्चर, ठीक है। ये हम देख रहे हैं फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया।
अब रेड्डी मतलब साउथ के रेड्डी नहीं है ये, कि फ्रांसिस्को रेड्डी के बाहर के वैज्ञानिक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट के। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, उन्होंने जो है 3 फ्लास्क लिए उन्होंने के, एक फ्लास्क में उन्होंने जो है वो उन्होंने प्रॉपर सील कर दिया। तीनों फ्लास्क के अंदर उन्होंने क्या किया, मांस के 3 पीसेस को उबाल के, बॉइल्ड मांस के पीस रखा उन्होंने। एक को उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली सील कर दिया। दूसरे के ऊपर उन्होंने एक क्लॉथ था, कि एक क्लॉथ उन्होंने कवर किया, जो है वो जो सिल्क क्लॉथ था उसको उन्होंने कवर कर दिया। तीसरे को उन्होंने खुला रखा। उन्होंने बोला जिस फ्लास्क में हमने जो है वो एक पूरा का पूरा हमने इसको पैक कर दिया था अच्छे से, हमने अच्छे से लीड कर दिया था हमने, उसमें मक्खियां नहीं बनी। उसमें जिसके ऊपर कपड़ा हमने बनाया था, तो कपड़े के ऊपर हमको एग देखने मिल रहे हैं, हमको कपड़े में एग देखने मिल रहे हैं, लेकिन अंदर का मांस नहीं सड़ा, लेकिन जो खुला था उसमें मक्खियां पड़ गई हैं। सड़ते हुए मांस से मक्खियां बनती है ना, यही तो बोल रहे थे क्या। तब यहां पर क्या है, यहां पर कहा कि भी देखो जो खुला था उसमें मक्खियां पड़ी है, मतलब मक्खियां ही जो है वहां आके कुछ स्पोर छोड़ती हैं, कुछ एग देती हैं, जिससे कि नई मक्खियां बन जाती हैं। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट पीछे पड़ गए, बोले रेड्डी तुम झूठे हो। क्यों झूठे हो भैया, हमने क्या गलत किया, तुमने इस पीस को ज्यादा उबाल दिया, इसको कम उबाला, तो देखो तुम्हारे बॉइलिंग पैटर्न में फर्क होगा। निश्चित तो तुमने कोई बदमाशी की है, इसलिए हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है। लुईस पाश्चर आए बाद में पिक्चर में, उन्होंने कहा कि दोस्त तुम दाल दाल तो हम पात पात, तुम जहां जाओगे हम उसके आगे जाएंगे, कि हम उसके आगे सोचते हैं। जहां तुम सोचना बंद करते हो वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। पाश्चर ने बहुत सारे फिल्मी डायलॉग नहीं मारे थे, लेकिन एक प्रयोग किया। प्रयोग था वो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात किए हुए हैं। रुडोल्फ विर्कोव, याद है आपको, ओमनिस सेलुला ई सेलुलिमेट के। तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क को लिया, उन्होंने फ्लास्क की जो नेक को उन्होंने जो है वो हंस की गर्दन के समान, स्वान नेक के समान उन्होंने इसको टिल्ट कर दिया, और उन्होंने इसको उसमें उबाला मीट का मांस का शोरबा रखा उन्होंने, और पूछा लोगों से कि भैया कब तक बनेगा इसमें जीवन। अलग अलग साइंटिस्ट ने कहा आई थिंक 21 डेज इज सफिशिएंट। किसी ने बोला तो 28 दिन का वक्त लग सकता है। किसी ने बोला 30 दिन तो रुको भाई कम से कम। भारत में पूछा किसी से, आप सोच लीजिए, आप समझदार हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रयोग किया गया। अब प्रयोग किया गया वहां पे, तो पता चला भाई कि ठीक है, लोगों ने कहा कि 20 दिन 25 दिन, ठीक है। इन्हें कहा नो कोई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा ग्रोथ होगा भी नहीं इसमें, ज्यादा उबाल दिया तुमने। उन्होंने कहा मैं दिखाऊं करके, हाँ दिखाओ। नेक को तोड़ दिया उन्होंने, ओपन कर दिया, माइक्रोबायल ग्रोथ हो गया, सड़ने लगा शोरबा उसका। इन्होंने कहा सारा खेल इस हवा के अंदर है, जो स्पोर इस एयर में होते हैं ना, वही मांस को सड़ाते हैं, वही मांस का शोरबा जो मीट एक्सट्रैक्ट उसको सड़ाया उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि भाई जीवन अपने आप नहीं बनता है, जीवन को बनाने के लिए पहले से प्रेजेंट जीवन ही रोल प्ले करता है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जीवन पहले से प्रेजेंट जीवन है। रुडोल्फ विर्कोव का स्टेटमेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। याद है, ठीक है। लुईस पाश्चर, सब एनसीईआरटी है। लुईस पाश्चर by careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life, बताया पाश्चर ने। He showed that in pre-sterilized flask life did not come from killed yeast, while the another flask open in air new living organism arose from the killed yeast। के उन्होंने कहा कि जो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट था उसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो ओपन फ्लास्क था उसमें जीवन बन गया, जो क्लोज फ्लास्क था उसमें जीवन नहीं बना के। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन पाश्चर एक बात नहीं बतला पाए। पाश्चर ने ये नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि जीवन कैसे आगे प्रोपेगेट करता है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप नहीं बनता है, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। लेकिन ये पाश्चर ये नहीं बता पाए कि पहला जीव धरती पर कैसे आया, यानी लाइफ कैसे अर्थ पर पहली बार आई, ये पाश्चर ने नहीं बतलाया। इस बात का उत्तर नहीं दिया उन्होंने कि पहली बार की लाइफ जो है अर्थ पर पहली बार कैसे आई, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, ठीक। अब जो भी जीवन बना है उस जीवन में यदि हम झांक कर देखें तो हम क्या पाएंगे, एक सिंगल सेल को देखें तो आप सेल के अंदर पाते हैं देयर इज अ मशीनरी कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज वैक्यूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्यूल्स, कुछ वेसाइकल्स हैं, कुछ वैक्यूल्स हैं, कुछ जो है वो
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, कुछ सेंट्रल वैक्यूल में प्लांट करता है। ये सब बड़े यूनिक हैं, अलग तरह का केमिकल कंपोजिशन अंदर रखे हुए हैं। जब हम एक सेल को अंदर झांक कर देखते हैं तो हमको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी समझ में आती है। वैसी मशीनरी को हम प्रयोगशाला में बना ही नहीं पाते। सोचिए, आज तक इतना जानने के बावजूद आज तक हम प्रोकैरियोटिक सेल को भी लेबोरेटरी में नहीं बना पाए। ठीक है, वी आर अनेबल टू क्रिएट प्रोकैरियोटिक सेल इन द लेबोरेटरी। आज प्रयोगशाला के अंदर भी हम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को नहीं बना पाए। यूकैरियोटिक की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इतना छोटा एनर्जी जनरेटिंग जो है वो किस आंखों से दिखाई ना पड़े, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस कर ले फूड लेके, वो भी नहीं कर पाए। इतनी छोटी लिविंग एंटाइटी, लिविंग सेल नहीं बना पा रहे हैं हम। उस एक लिविंग सेल से ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, पर एक सिंगल लिविंग सेल बनाने में सक्षम आज भी नहीं है। कोई वाइटल फोर्स, कोई वाइटल एनर्जी हम मिस कर रहे हैं, जो हम जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। तो यहां पर आता है गॉड। यानी हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि जो ईश्वर है, हम कहते हैं जो ईश्वर है, गॉड है के, हम कहते हैं जो गॉड है उसका अस्तित्व तब तक है। अभी मैं कह रहा हूं कि तब तक गॉड का एग्जिस्टेंस रहेगा जब तक कि हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए, हम ये ना समझ पाए कि 4 केमिकल मिला के हमने लाइफ को बना दिया। जिस दिन ऐसा कर पाएंगे ना, हम हर ऑर्गन को रिप्लेस कर देंगे, हर कुछ कर पाएंगे हम। पर ये अभी तक नहीं हो पाया। पिछले हजारों वर्षों से में हम मान लेते चलिए, हमने कहा कि पिछले 300 वर्षों में सबसे अधिक वैज्ञानिक तरक्की हुई, 200 वर्षों में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक सिंगल सेल को लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम सारे केमिकल कंपोजिशन सेल के जानते हैं, लेकिन तब भी हम वो वाइटल फोर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गॉड है। ठीक है, फिर तो पिक्चर में अब जाहिर सी बात है कि लुईस पास्चर ये नहीं बतला पाए कि जीवन कैसे बना, पहली सेल कैसे आई, इसमें कैसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया, ये नहीं बता पाए। लाइफ कैसे प्रोपेगेट की, ये तो उन्होंने बताया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एपिसोड को यहां स्टॉप करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ, कैसे जीव बने। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर में, मैंने आपसे पहले भी कहा ना बेटा, चैप्टर में बहुत कुछ समझने का। यदि आप ऐसे नहीं पढ़े, आप सिंपल बाचेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा। बोर चैप्टर, एकदम डल बोर चैप्टर लगेगा। लेकिन यहां आप एपिसोड देखेंगे ना, तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर एमसीक्यू बुक। हर क्वेश्चन का आप उत्तर कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.